हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 26 सितंबर 2019 को कंडक्ट हुए एसएससी जेई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसके मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये तीसरा पार्ट है। और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हुआ था उसका मैं ओवरऑल सॉल्यूशन दे चुका हूँ। और अगर आपने ये सब पार्टों को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखें प्लेलिस्ट से। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कोड है जो एक्सेस कोड का रिप्रेजेंटेशन है 4 बिट के लिए। इसमें सिंपल सा यही पूछा गया है। तो एक बात याद रखिएगा, एक्सेस कोड में बेसिकली करते क्या हैं, जो नॉर्मल कोड है उसको हम डेसिमल कोड में कन्वर्ट करते हैं पहले, और डेसिमल कोड में 3 ऐड करके फिर उसको वापस से ही हम बिट में लेके आते हैं, यानी बाइनरी में लेकर आते हैं और फिर उसको देखते हैं। जैसे कि हम मान के चलो 0000, यानी कि हमने 4 बिट का एक बाइनरी नंबर ले लिया है 4 बिट का। अब हम इसका एक्सेस 3 कोड निकालेंगे तो इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो भी 0 ही रहेगी। और जैसे ही हम इसमें 3 डेसिमल को ऐड करेंगे 0 में, तो ओवरऑल हमें कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा ना। तो डेसिमल में 3 आ गया हमारे पास, और इस डेसिमल को जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0011। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। और बाकी ये जो सब देख रहे हैं ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप करके देख लेना, आपको कोई भी मैच नहीं करेगा आप। और एक बात याद रखना, जो एक्सेस 3 कोड है ये BCD कोड से ड्राइव करते हैं हम बेसिकली एक्सेस 3 कोड को। एक्सेस 3 कोड जो होता है उसको हम BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड से ड्राइव करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द जितने भी कोड कन्वर्जन हैं, जितने भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन के इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, फैक्ट होते हैं, उन सब के ऊपर मैं एक लगभग 2 घंटे का लेक्चर लेकर आने वाला हूं। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आपको मिल सकें। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड रीजन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होती है बताना है। तो याद रखिए, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है तो ये एक्ट करता है एज अ स्विच की तरह। कैसा स्विच, वो भी ऑन स्विच की तरह। ठीक है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो ऑन स्विच की तरह काम करता है, क्योंकि जो डायोड होता है बेसिकली उसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF का वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा लीस्ट होता है। और अगर आइडियल केस की बात करें तो आइडियल में जो RF रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है आइडियली। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हमें बताना है जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होती है उसमें रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है, जो रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पीडेंस ऑफर किया जाता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, उसका हमें बताना है कि किस तरीके का इम्पीडेंस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो इम्पीडेंस होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इसकी जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आती है, L/CR। ठीक है, इसको फेजर डायग्राम से हम लोग निकालते हैं। हालांकि इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हमें मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चक्कर में, बट इतना याद रखिएगा L/CR होता है। और जो पैरेलल रेजोनेंस के केस में जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होता है, और जबकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट के केस में जो इम्पीडेंस है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन सी अर्थिंग है बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग। कौन सी बेस्ट फॉर्म है अर्थिंग की और बहुत ही ज़्यादा चीप है कीमत में, बहुत ही ज़्यादा कम कीमत की और बहुत ही अच्छी अर्थिंग बताना है इनमें से। तो जो ऑप्शन 3 है, देखिए पाइप अर्थिंग सबसे बेस्ट अर्थिंग है, और अगर इसे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट पाइप अर्थिंग होती है। ठीक है, और पाइप अर्थिंग में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट में कि जो डायामीटर ऑफ द पाइप है, जो पाइप की डायामीटर है उसे कौन डिसाइड करता है। ठीक है, तो डायामीटर की पाइप का जो डायामीटर होता है उसको बेसिकली 2 फैक्टर डिसाइड करते हैं। पहला फैक्टर है कि कितना करंट उसको कैरी करना है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का लोड कनेक्ट कर रहे हैं और कितना ज़्यादा लोड कर रहे हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ द सोइल, यानी कि किस तरीके की सोइल है, किस तरीके की मिट्टी है जहाँ पर हम उसको गाड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा।
और जो पाइप अर्थिंग के लिए हम जो पाइप यूज़ करते हैं वो कौन सा पाइप होता है, वो गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप यूज़ करते हैं, गैल्वनाइज्ड स्टील। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, गैल्वनाइज्ड स्टील का पाइप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पर, टू कॉइल्स आर सेट टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड प्रोवाइडेड द कपलिंग कोफिशिएंट के। तो याद रखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर कोई दो कॉइल्स हैं वो मैग्नेटिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं तो बताना है कि उस केस में जो कपलिंग कोफिशिएंट के है उसका वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में कपलिंग कोफिशिएंट हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज जो के की वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो होगी। सबसे पहले देखते हैं के इक्वल टू होता क्या है, m अपॉन अंडर रूट में L1 L2, ये होता है के का वैल्यू। ठीक है, अब के की जो डिफरेंट रेंज है हम उनको देखते हैं। अगर के इक्वल टू 1 है तो आइडियली कपल्ड हो जाएगा, अगर के इक्वल टू 0 है तो उस केस में मैग्नेटिकली आइसोलेटेड हो जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था इसी टॉपिक से कि लूजली कपल्ड अगर कोई कॉइल्स हैं आपस में, कोई दो कॉइल्स अगर लूजली कपल्ड हैं तो के की वैल्यू कितनी होगी। तो लूजली कपल्ड के केस में जो के होता है, कपलिंग कोफिशिएंट के होता है, उसकी वैल्यू 0.5 से लेस होती है। ठीक है, और जबकि जो टाइटली कपल्ड होता है तो उसके केस में जो के होता है के ग्रेटर देन होता है 0.5 का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये मैंने दोनों फैक्ट बता दिए हैं। लूजली कपल्ड कब होगा, जब के 0.5 से लेस होगा, और टाइटली कपल्ड कब होगा, जब के ग्रेटर देन 0.5 होगा, और के इक्वल टू 1 पे आइडियली कपल्ड हो जाएगा, और के इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे पूछा गया है कि जो लीकेज कोफिशिएंट होता है मैग्नेटिक सर्किट में उसको कौन से टर्म से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लैम्डा, जो कि एक ग्रीक सिंबल है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और बेसिकली जो लीकेज कोफिशिएंट या फिर लीकेज फैक्टर होता क्या है, इसकी जो टोटल वैल्यू होती है, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड अपॉन में यूजफुल फ्लक्स। तो इन दोनों के रेशियो को हम लीकेज कोफिशिएंट या लीकेज फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा यूजफुल फ्लक्स से। ठीक है, क्योंकि यूजफुल फ्लक्स में केवल जो लिंकेज फ्लक्स है वही आएगा, लेकिन टोटल फ्लक्स में जो लीकेज और लिंकेज दोनों फ्लक्स हैं वो दोनों के दोनों आएंगे। तो जो लैम्डा की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि लीकेज कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होता है तो ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, हमें बताना है कि जो फ्यूज की रेटिंग होती है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जो रेटिंग ऑफ फ्यूज़ होती है यानी कि फ्यूज़ की रेटिंग होती है वो हमेशा एम्पियर्स में होती है। 5 एम्पियर्स, 20 एम्पियर्स, 200 एम्पियर्स, ऐसे करके एम्पियर में रेटिंग रहती है, आपने देखा और सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, हमें अलग अलग वैल्यू दी है। आई ए क्या है, आर्मेचर करंट है, आई एस सी क्या है, सीरीज फील्ड करंट है, और आई एल क्या है, लोड करंट है। तो हमें ये बताना है कि रिलेशन बिटवीन द करंट का रिलेशन बताना है जब डीसी जनरेटर को हमने एज्यूम किया है और कंसीडर किया है। ठीक है, तो डीसी सीरीज जनरेटर के केस में होता क्या है, बेसिकली जो सीरीज वाइंडिंग है इस तरीके से कनेक्टेड होती है आर्मेचर के साथ सीरीज में। ठीक है, अब हमने क्या किया, आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी, जो आई ए करंट है, वही सीरीज वाइंडिंग में से फ्लो होगी, वही आईएससी होगी। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लोड कनेक्ट करके रखा है, जनरेटर है, ये सप्लाई यहाँ से जा रही है, यहाँ से करंट निकल कर जा रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कुछ लोड लगा है, तो लोड के पास आईएल करंट है। तो आप देखेंगे इस लूप में घूम के कि सभी करंट आपस में इक्वल हैं, तो ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, हमसे इसमें पूछा गया है जो वर्क डन होता है एक यूनिट एन पोल के द्वारा एक चक्कर मूव करने में, एक क्लोज पाथ को बनाने में जो काम होता है एन पोल के द्वारा, हमें बताना है कि ये कितना काम होता है और ये किसके इक्वल होता है। तो याद रखिए जो एन पोल मूव करता है अराउंड एक क्लोज लूप, तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू होता है एन आई के। एन आई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, है ना।
जैसे कि आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जो क्लोज इंटीग्रल होता है HRdr=ni होता है, ठीक है। तो ये यहीं से निकल कर आया है बेसिकली। इसमें जो HR है, H सफिक्स में R है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स को एट डिस्टेंस R, ठीक है। और Ni क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये I यानी कि करंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वर्क लॉ के अंदर में आता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, हमें बूलियन अलजेब्रा गिवन है इस तरीके से, और हमें बताना है इसका रिस्पांस कितना आएगा, इसका जो आउटपुट है वो कितना आएगा। तो देखते हैं। आपको पता होगा कि जो A और A बार होता है, इन दोनों का और ऑपरेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये तो 0 हो गए, तो फाइनली आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट A बचेगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, 0 हो गया। तो इसका आउटपुट A आएगा, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूव कर। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से हम कौन सी ब्रेकिंग यूज़ करते हैं जहाँ पर जो लोड होता है मोटर पर उसके पास हाई इनर्शिया होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के केस में बात कर रहे हैं हम, तो उस केस में हम रिजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करेंगे। क्योंकि रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के केस में होता क्या है, जो रोटेटिंग पार्ट्स का इनर्शिया है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के केस में हम क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमें बताना है कि हमें कितने ब्रशेस की रिक्वायरमेंट होगी 4 पोल मोटर के लिए, और इसमें जो लैप बाउंड डीसी मशीन है उसके लिए बताना है हमें। तो लैप बाउंड के केस में होता क्या है, जो पोल होते हैं उनके इक्वल ही ब्रशेस की संख्या होती है, ठीक है। तो लैप बाउंड में कितने 4 पोल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 पोल के इक्वल ही जो है पैरेलल पाथ होते हैं, और जितने पाथ होंगे उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं किसका, ब्रशेस का। तो जो ब्रशेस हैं वो भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर हम 4 ब्रशेस का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल पाथ भी 4 है ड्यू टू द लैप बाउंड मशीन। तो यहाँ पे 4 आंसर करेक्ट होता है। बेसिकली जितने पैरेलल पाथ होते हैं उसी हिसाब से हम ब्रशेस का अरेंजमेंट करते हैं। लैप बाउंड के केस में जो पैरेलल पाथ होते हैं उनकी संख्या पोल के इक्वल होती है, तो सिंपली हम यहाँ पे 4 ब्रशेस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, जो वाटर हैमर इफेक्ट होता है ये किस में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो वाटर हैमर इफेक्ट एसोसिएटेड होता है पेन स्टॉक से। बेसिकली होता क्या है, जो पेन स्टॉक होता है उसमें हमारा जो वाटर है वो जा रहा होता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, लेकिन बेसिकली होता क्या है, जब भी मान के चलिए कि लोड कम ज़्यादा हुआ, हमने बॉल्व को कम ज़्यादा किया, यानी कि बॉल्व से हमने प्रेशर को कंट्रोल किया, या फिर कोई भी चीज़ पेन स्टॉक में आके फंस गई, तो उस केस में क्या होता है, बहुत भयंकर तरीके से सर्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर की वेलोसिटी को एकदम से रजिस्ट करने की प्रोबेबिलिटीज़ की बहुत कम हो जाती है, और वाटर हैमर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वाटर हैमर जो प्रोड्यूस होता है वो पेन स्टॉक के केस में होता है, क्योंकि पेन स्टॉक में जब वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है, तो बेसिकली जब वेलोसिटी कम होती है तभी वाटर हैमर हमें देखने को मिलता है। जब वॉल्व कम ज़्यादा कर देते हैं तब उस केस में वाटर हैमर देखने को मिलता है। तो याद रखिए वाटर हैमर हमेशा एसोसिएटेड होता है किससे, पेन स्टॉक से। क्वेश्चन नंबर 64 है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फास्फोरस और सिलिकॉन के लिए वो कितने होते हैं। तो फास्फोरस जो है उसके लिए 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिलिकॉन के लिए होते हैं 4, ठीक है। तो ग्रुप जो 5 ग्रुप के होते हैं एलिमेंट, उन पे 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 4 ग्रुप का एलिमेंट होते हैं उन पे 4th बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो थर्ड ग्रुप होता है, देखो थर्ड ग्रुप में मैं एक तीनों बता देता हूँ एक तरीके से। जो थर्ड ग्रुप होता है उसका है 1 सेकेंड, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, ये थर्ड ग्रुप का है। 4th ग्रुप की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN स्टेनम, इसको टिन भी बोलते हैं, और PB लेड, ये 4th ग्रुप का हो गया। और 5 ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे है
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी और Bi बिस्मथ। तो ये मैंने तीनों बता दिए हैं, इनको मैं बेसिकली ट्रिक से याद किया हूँ, बट वो ट्रिक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तरीके से उसको याद करें। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि 10 एम्पीयर का करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, इसकी कितनी दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है H, वो 1 एम्पीयर पर मीटर होगी। तो इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H होता है उसका वैल्यू होता है I/2πr। ठीक है, इसका ये डायरेक्ट वैल्यू है H का। अब H का वैल्यू है 1 गिवन है डायरेक्टली, तो जब ये वाला टर्म इस साइड आएगा और H का वैल्यू 1 है तो I = 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो I = कितना हो गया, 2πr हो गया। I की वैल्यू कितनी गिवन है, I की वैल्यू हमें 10 गिवन है। I की वैल्यू कितनी है, 10 है, और 2π का 2π है, और R हमें कैलकुलेट करना है। तो R कैलकुलेट करेंगे तो 10/2π यहाँ पर नीचे आ जाएगा = R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई है, 10/2π। दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक 4 पोल 20 किलोवाट पावर रेटिंग की और 200 वोल्टेज रेटिंग की जो वेव बाउंड डीसी जनरेटर है। ठीक है, उसमें करंट बताना है कि प्रत्येक पैरेलल पाथ में करंट कितना होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल पाथ कितने होंगे। तो इस केस में जो पैरेलल पाथ है उनकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए, वेव बाउंड जनरेटर है, कौन सा है, वेव बाउंड है। तो वेव बाउंड के केस में जो पैरेलल कंडक्टर होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, पैरेलल कंडक्टर संख्या कितनी, 2 होगी। तो अब हम 2 कंडक्टर को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। हमें पावर पता है, हमें पावर गिवन है, ये 2 कंडक्टर हमने बना लिए हैं। पावर हमारे पास कितना है, 20 किलोवाट है। तो हम करंट निकालेंगे, यहाँ से जो करंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। तो 20 × 10⁻³ ठीक है, 200 करके हम इसको निकालेंगे। तो फाइनली इसमें होगा क्या कि हमारे पास 200 वैल्यू आ जाएगी, किसकी, 200 वैल्यू आ जाएगी ऊपर, किसकी, सॉरी 100 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो 100 है वो ओवरऑल करंट की वैल्यू आ गई है। हमने बेसिकली P = VI के फॉर्मूले से करंट कैलकुलेट कर लिया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई है, 100 आ गई है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 2 इक्वल रेजिस्टेंस वाले पाथ रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो I है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी दोनों की दोनों ब्रांचों में। तो यहाँ पे I की वैल्यू 50 एम्पियर रहेगी और इस साइड भी I की वैल्यू 50 आएगी। तो बेसिकली जो 100 एम्पियर की करंट है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, 50 एम्पियर में, और प्रत्येक ब्रांच में 50 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है। ठीक है, तो यूरेका एलिमेंट है, ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट है, इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। इसका जो टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेट 1250 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, 1250 डिग्री सेल्सियस, 1200 और 1300 के आसपास भी होता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1250 है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो ऑप्शन है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर नाइक्रोम की बात करें, जो हम हीटर में यूज़ करते हैं नाइक्रोम, उसका टेम्परेचर बेसिकली 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत बार पूछा जाता है नाइक्रोम का तो। ठीक है, और बाकी जो कैंथल ये लिखा हुआ है इसका होता है 1425 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो मैंने आपको चारों की रेंज बता दी। और सबसे कम किस में है, यूरेका में। यूरेका में आप देख सकते हैं 1250 डिग्री सेल्सियस है। इनकी टेम्परेचर रेंज को याद रखिएगा, जितने भी हीटिंग एलिमेंट हैं इनसे क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं इस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, ड्यूरिंग विच पीरियड द पावर सप्लाई ऑफ द मोटर इज कट एंड द ट्रेन इज अलाउड टू रन ड्यू टू इट्स ओन मोमेंटम। यानी कि कौन से ऑपरेशन के टाइम जो मोटर है उसको मेन सप्लाई से कट कर दिया जाता है और जो ट्रेन होती है वो मूव करती है अपने खुद के मोमेंटम के कारण। जो उसके पार्ट्स में मोमेंटम एनर्जी होती है उसके कारण खुद मूव करती है। तो ये होता है कॉस्टिंग पीरियड में। जो कॉस्टिंग पीरियड होता है इसमें बेसिकली करते क्या है,
हमारी जो ट्रेन है उसकी मोटर्स को हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोमेंटम होता है, उसी के कारण जो ट्रेन है वो गति करती है। ठीक है। ब्रेकिंग के केस में क्या होता है, ब्रेकिंग के केस में हम मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रेक अप्लाई करते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं। फ्री रनिंग पीरियड में क्या होता है, ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होती है। ठीक है। और नोचिंग अप में क्या होता है, जब हम ट्रेन को इनिशियल स्टेट से आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को धीमे धीमे हम काटते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो उस केस में नोचिंग अप होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज द कोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, हमें एक सर्किट गिवन है और हमसे पूछा गया है कि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है जो ओपन सर्किट टर्मिनल है उसके अक्रॉस, यानी कि यहाँ हमें इसके अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस को बताना है, आरटीएच को कैलकुलेट करना है इस साइड से। जब हम आरटीएच को कैलकुलेट करेंगे तो जो करंट सोर्स है ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम इसको हटा देंगे, ओपन सर्किट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये 20 ओम का और 80 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में आ जाएगा, और जब हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1600 अपॉन 100 आएगा, दैट इज़ द 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ऊपर का, तो 16 बचेगा। और जब ये 16 रहेगा ये इसके साथ सीरीज़ में आ जाएगा, ये पैरेलल पूरा कॉम्बिनेशन का 16 आ गया और ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो फाइनली 16 और 16 को ऐड करेंगे तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, हमें बताना है कि जो ट्रुथ टेबल गिवन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन से गेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें जब दोनों इनपुट 0 हैं तो 0 मिल रहा है, दोनों 0 1 है, यानी कि दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो 1 मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, एक्सोर गेट की। ठीक है। एक्सोर गेट को हम ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि अगर ऑड नंबर मिलेंगे हैं वंस के तो उस केस में आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, यानी कि आउटपुट हाई ही होगा। तो ये एक्सोर गेट है, ये डायरेक्टली टेबल से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, हमें सर्किट गिवन है, डायोड सर्किट गिवन है, और इसमें बताना है हमें कि अगर डायोड जो है आइडियल डायोड है तो हमें कैलकुलेट करना है डायोड करंट और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर जो आइडियल डायोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि आइडियल डायोड के बेसिस पर ही हम बता सकते हैं, सीधे सीधे बता देंगे। जैसे ही आइडियल डायोड देखेंगे कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज तो 0 होगा। ठीक है। तो देखो केवल यही ऑप्शन में 0 है फोर्थ में, तो ये तो वैसे ही मतलब नेगलेक्ट कर दिया अपन ने। लेकिन जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, सीधे सीधे पूरा 20 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है। और जब 20/100 करेंगे तो कितना 0.2 बचेगा। तो जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। ठीक है। 0.2 एम्पियर, या फिर जो आईडी है, सॉरी आईडी था ये, आईडी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो वोल्टेज से जब हम टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 एम्पियर, दैट इज द डायोड करंट आईडी। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑप्शन 4 सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम में जो कंडक्टर है वो एक्सपीरियंस करते हैं स्किन इफेक्ट को। तो इसमें से जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें जो स्किन इफेक्ट है वो फेनोमेना अकर होता है हमेशा, क्योंकि जो एसी ट्रांसमिशन होता है उसमें जो वायर होता है उसमें हम एसी यूज़ करते हैं। तो एसी के केस में क्या होता है, जो करंट है, करंट नॉन यूनिफॉर्मली वायर में से फ्लो होती है। ठीक है। एसी करंट के केस में, और नॉन यूनिफॉर्मली वायर में से करंट फ्लो होने के कारण ही स्किन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो स्किन इफेक्ट बेसिकली एसी ट्रांसमिशन में ही होता है, जबकि डीसी ट्रांसमिशन के केस में जो करंट होती है वो यूनिफॉर्मली वायर के थ्रू फ्लो करती है। ठीक है। तो 72 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है कि हमें ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाना है स्विच की तरह, तो निम्नलिखित में से कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो याद रखिए जो सेचुरेशन रीजन है और कट ऑफ रीजन है, ये दो ऐसे रीजन हैं इनमें जो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है। जो कट ऑफ रीजन होता है उसमें ऑफ स्विच की तरह ट्रांजिस्टर ट्रीट करता है, और जो सेचुरेशन रीजन है, सेचुरेशन रीजन के केस में ऑन स्विच की तरह ट्रीट करता है। तो याद रखिएगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रीजन की बात करें तो एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, एम्पलीफायर।
और अगर रिवर्स एक्टिव रीजन में है तो उस केस में अटेन्यूएटर यानी कि सिग्नल को कम कर देता है। ठीक है, रिवर्स एक्टिव रीजन में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि करेक्ट रिलेशन क्या होगा जितनी भी हमें करंट गिवन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो केसीएल अप्लाई करेंगे जब हम नोड पर, इस नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो I1 है नोड की तरफ इनकमिंग है। ठीक है, I1 के बाद I2 है, ये भी इनकमिंग है। I2 के बाद कौन सी I6 है, ये भी इनकमिंग है। ठीक है, और कोई इनकमिंग है नहीं। अब आउटगोइंग करंट की बात करते हैं, जो I4 है, ठीक है, I3 है और I5 है, ये तीनों की तीनों आउटगोइंग है। तो ये रिलेशन किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल का यूज़ किस में करते हैं हम? थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें हम रैंकाइन साइकिल का यूज़ करते हैं या रैंकिन साइकिल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें एट द एंड। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।